हेलो दोस्तों, तो 75 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अभी 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 3 का पार्ट 4 है ये। पहला क्वेश्चन है, मतलब 76 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में पूछा है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा होती है। तो ये गलत है, क्योंकि वर्ष भर भारी वर्षा कहाँ होती है। इसमें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में गर्मी, सर्दी और बारिश तीनों होती है, तो वर्ष भर तो बारिश नहीं होगी ना। तो इसलिए ऑप्शन जो है पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है, मतलब इसमें दूसरा भी सही नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में प्राकृतिक वनस्पति ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पर निर्भर होती है और शुष्क अवधि के कारण वृक्ष समान तौर पर पर्णपाती होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसलिए दूसरा भी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन जो है हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल LLC ने हाल ही में जेम्मा को प्रस्तुत किया, जो एक नया सर्च इंजन है। तो जेम्मा क्या एक सर्च इंजन है? नहीं, जेम्मा जो है सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक AI है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जेम्मा उस ऑनलाइन कंटेंट को एनक्रिप्ट करने में सहायता करेगा जो परंपरागत सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किए जा सकते। तो ये भी गलत है, जो है जेम्मा का ये काम नहीं है। तो 1 और 2 जो है दोनों गलत हैं, तो ना तो 1 ना तो 2। 77 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 78 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत दोनों आते हैं। देखो, ज्वालामुखी उद्गार जो कि प्रत्यक्ष स्रोत है, फिर है उल्का पिंड अप्रत्यक्ष है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अप्रत्यक्ष है, भूकंपीय क्रिया ये सब अप्रत्यक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र ये भी अप्रत्यक्ष है। तो अब देखो, ए जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा केवल। तो 78 का ऑप्शन ए सही है। 79 का कह रहा है मृदा प्रवाह या मृदा सर्पण के संदर्भ में। मृदा प्रवाह तब होती है जब मृदा की नमी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ये गलत है, क्योंकि जब नमी समाप्त हो जाएगी तो तरल अवस्था में नहीं रहेगी, लेकिन जब मृदा में नमी रहती है, यानी कि जल रहता है, तो मृदा क्या होती है, निक्षेपित हो जाती है जल में। और जब जल में निक्षेपित हो जाती है तो मृदा तरल रूप में हो जाती है। इससे तरल रूप में होने से मृदा इधर से उधर बह सकती है आराम से। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है टुंड्रा एवं शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि हो सकता है इसमें भी प्रवाह। और तीसरा लिखा है आयरलैंड में दलदल प्रस्फोट एक संबंधित परिघटना है मृदा प्रवाह की। तो ये तीसरा सही है। तो केवल इसके एक ऑप्शन ही सही है, तीसरा वाला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर है आपका 79 नंबर, 78 का 79, 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोफ के बारे में, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, मतलब कि जो ग्लेशियर अभी पिघल रहे हैं ना, उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है ये हिमनद झीलों से संबंधित है जिनका निर्माण हिमोड़ के अवरुद्ध पिघले हुए जल से होता है। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पूछा है सही नहीं है कौन सा। दूसरा है हिमनद झीलों के संकुचन और विस्तार से ग्लोफ की संभावना बढ़ी है। तो ये सही है, हिमनद झीलों के संकुचन और विस्तार से जो है ग्लोफ की संभावना बढ़ी है, तो ये भी सही है। तीसरा है ग्लोफ प्रवण क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि करना उचित नहीं है। तो ये भी सही है कि स्थानांतरित कृषि नहीं कर सकते हैं, उचित नहीं होता है यहाँ पे करना। और चौथा है ब्लैक कार्बन की उपस्थिति से हिमनद झीलों के निर्माण की संभावना कम हो जाती है। तो अगर देखो ब्लैक कार्बन उपस्थित होगा तो क्या करेगा, ये टेम्परेचर को, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हिमनद जो हिम पिघलेगा तो हिमनद झीलें तो बनेगी ना। तो यहाँ कम कैसे, कम नहीं हो सकती बल्कि ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए यही एक ऑप्शन जो है डी ऑप्शन यही सही नहीं है। तो जब यही सही नहीं है तो चौथा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। फिर है आपका 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक,
तो ये जो प्रदर्शन सूचकांक है ना, ये 2 साल में एक बार जारी करता है विश्व बैंक। तो पूछा है कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक ही जारी करती है, और 2 साल में एक बार। और भारत का स्थान 2023 में कितना था, 38वां स्थान। फिर 82 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पूछा है। कह रहा है पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। तो एक साथ तो नहीं गिराते हैं, लेकिन पत्ते तो गिराते ही हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति की वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ये तो सही है, एक ही प्रजाति की वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत सी प्रजाति की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है भारत में A1 पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों नहीं, बल्कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में पाए जाते हैं, पूर्वी ढालों में क्यों नहीं, क्योंकि जो पूर्वी ढाल होता है उसमें वृष्ट छाया क्षेत्र होता है, इसलिए सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो 82 का पहला गलत है और तीसरा गलत है, दूसरा केवल सही है, तो केवल एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है 83 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। तो पूर्व से पश्चिम माने कि हो गया अरब सागर में कौन जल गिराती है, तो नर्मदा, तापी होता है, अरब सागर में गिराता है। और यहाँ बैगई दिया है, बैगई जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वंशधारा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी रही शरावती, ये जो है अरब सागर में गिरती है। तो शरावती नदी पर केवल एक जो है ऑप्शन सही होगा 83 नंबर का। फिर है 84 नंबर क्वेश्चन, मोहों की संबद्धता रेखा। असंबद्धता क्या होती है कि जब पृथ्वी से नीचे जाते हैं तो कुछ गुण चेंज हो जाते हैं, तो उसे असंबद्धता कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो CMRGL से हम इसको याद रख सकते हैं। कॉर्नरेट की संबद्धता रेखा जो होती है वो भूपरपटी के ऊपर वाला क्रस्ट, ऊपर क्रस्ट और निचले वाले क्रस्ट को अलग करती है। फिर क्रस्ट से मेंटल को CM मोहो, तो क्रस्ट मेंटल, तो ये भूपरपटी और मेंटल को अलग करती है ये वाली। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही RFT, RGL गुटेनबर्ग और GL रहमान, ये सब नीचे जाएंगे तो हो जाएगा, ये सब तो सबको आता है। फिर है बेरिंग जल संधि, क्या ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये सही है। कुक जल संधि, क्या ये तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर को जोड़ती है, सही है। न्यूजीलैंड के बीच में है ना दोनों भागों के। बाबल मंडेव जो है लाल सागर और दन की खाड़ी को जोड़ती है, तो ये भी सही है, तीनों सही हैं, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे तीनों सही। फिर है 92 क्वेश्चन, अरे 92 कहाँ से आ गया, 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन आएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टोकामैक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा को दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, सही है। जो संलयन ऊर्जा है उसके दोहन करने के लिए टोकामैक मशीन का उपयोग किया जाएगा। और जॉइंट यूरोपियन टोरस जेट जिसको बोलते हैं, जॉइंट यूरोपियन टोरस नियंत्रित संलयन ऊर्जा उत्पाद करने वाला पहला उपकरण है, तो ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हैं। फिर है 2 मृदा के बारे में पूछा है। पहला मृदा कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी के कारण अनुपजाऊ होती है, तो अनुपजाऊ मिट्टी माने कि ऊसर मृदा हो गई। फिर आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नीचे वाले में देखो वही लिखा है, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और इसे प्रचुर मात्रा में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में पाए जाते हैं, तो लेटराइट मिट्टी की विशेषता बता रहा है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 87 का। फिर 88 नंबर क्वेश्चन भूकंप के बारे में पूछा है, तो कई बार कर लिए हैं। P और S तरंगे क्या धरातली तरंगे हैं, गलत है, धरातली नहीं, धरातली में तो रैले और लब हैं। भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातली तरंगे विध्वंसकारी होती हैं, तो ये भी सही है दूसरा वाला। फिर 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कर्क रेखा के गुजरने से क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत में दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में नहीं, लेकिन केवल कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, संपूर्ण भारत में नहीं, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा जो है कह रहा है उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ उच्च तापमान का अनुभव किया जा सकता है, तो ये सही है दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, तो केवल 2 ऑप्शन सही है। फिर है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तटीय क्षेत्र की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो तटीय जलवायु है, तटीय क्षेत्रों में तापमान वितरण प्रारूप में कदाचित ही ऋतु परिवर्तन होता है और इसका कारण है कि स्थल की तुलना में महासागरों के गर्म होने या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। तो ये बात सही है कि महासागर जो होते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं और जल्दी ठंडे नहीं होते, मतलब इन्हें अधिक समय लगता है। इसलिए क्या होता है कि जो तापमान वितरण हो जाता है और इसके प्रारूप में ऋतु परिवर्तन कदाचित ही ऋतु परिवर्तन होता है। इसलिए मुंबई में देखो ठंड वंड बहुत कम पड़ती है, टी शर्ट से काम चल जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में।
क्योंकि यहाँ पे मंदिर, अभी मंदिर में पूजा हुई थी तो तमिलनाडु में है, इसलिए न्यूज़ में आया था। और इसको मतलब न्यायालय का जो है मानना पड़ा है, बात मानना पड़ा था कि कैसे पूजा होगा, तो उस क्या क्या नुकसान नहीं होने चाहिए वो सब चीज़ें। तो 91 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 92 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये कहाँ से आ गया, तो डायरेक्ट उत्तर आ गया। तो 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश उष्ण मरुस्थलीय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर निर्मित होते हैं, ये सही है। और महासागरों के पूर्वी किनारे पर ठंडी महासागरीय धारा की उपस्थिति के कारण वहाँ निम्न वर्षा वाले क्षेत्र निर्मित होते हैं, सही है। क्योंकि ठंडी धारा रहेगी तो अब ठंडा है तो आर्द्रता कैसे बन पाएगी, जब आर्द्रता नहीं बन पाएगी तो वर्षा होगी नहीं, तो इसलिए शुष्क रहेगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 93 का कह रहा है कि बाल्टिक कंट्री में देखो स्वीडन, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड नहीं आता है, तीसरा नहीं आता, और बाकी सब आते हैं, तो केवल 3 हो जाएगा इसका ऑप्शन। और पोलैंड, रूस, ये सब आते हैं। सिलंबम तमिलनाडु में है तो ये सही है। थांगटा सिक्किम में है, गलत है क्योंकि मणिपुर में है। और गतका पंजाब में है तो ये सही है। तो केवल 2 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। 94 के 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक वानिकी, शहरी वानिकी केवल लग गया तो ऐसे ही गलत है। और ऐसे भी सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों को लगाने और उनके प्रबंधन से संबंधित नहीं है केवल, और भी इसके काम है। कृषि वानिकी का तात्पर्य है कि कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्षों एवं कृषि फसलों को एक साथ उगाने से है, तो दूसरा सही है। और कह रहा है तीसरा समुदाय वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली, तो अब निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है, निजी स्वामित्व वाली नहीं, गलत है। तीसरा गलत है, तो इसका केवल एक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन क्षारीय लावा के बारे में पूछ रहा है। क्षारीय लावा तरल होता है, सही है। इसके कारण विस्फोटक उद्गार होता है, गलत है क्योंकि अम्लीय लावा के कारण होता है। और सामान्यतः मिश्रित ज्वालामुखी निर्मित होता है, क्षारीय लावा से नहीं, क्योंकि सील्ड निर्मित होता है। तो 2 और 3 गलत होंगे, केवल एक सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जाम्पल कौन से हैं। महोगनी है, ग्रीन आर्ट है, लेकिन बाओ आप जो है उसके हैं समाना जलवायु के हैं, तो बाओ आप गलत हो जाएगा। तो इसके केवल 2 ऑप्शन जो है आपके सही हो जाएंगे। फिर 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, सॉरी 97 हो गया था, 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में पूछा है। तो ये एनसीएससी क्या है, 338 के तहत एक संवैधानिक संस्था है, तो ये सही है। और इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे एनसीएसटी से अलग कर दिया गया, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय वन मृदा के बारे में। ये मृदाएं ह्यूमस से भरपूर होती हैं, तो ये सही है। और बार बार वनस्पतिक चक्रों के बाद भी इन मृदाओं का ह्रास संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, बार बार कोई चीज़ प्रयोग करेंगे तो ह्रास तो होगा ही, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा के निर्माण की अनुकूल दशाओं। तो क्या अगर गोखुर झील बीच में आएगी तो क्या डेल्टा निर्माण की अनुकूल दशा है, गलत है क्योंकि अनुकूल दशा नहीं है, गोखुर झील बीच में आए तो डेल्टा उतना बढ़िया से नहीं बनेगा। और डेल्टा के पास तीव्र ढाल की उपस्थिति, अगर तीव्र ढाल रहेगा तो क्या डेल्टा के पास अवसाद ज़्यादा एकत्र होंगे, गलत है। तीव्र ढाल रहेगा तो अवसाद तो नीचे चले जाएंगे एकदम, तो एकत्रीकरण नहीं होगा। तो इसलिए एक ना तो दो, दोनों सही है। तो टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। टेस्ट नंबर 4 हम लोग करेंगे। धन्यवाद।